नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको महात्मा गांधी जी के जन्म और उनके बचपन से जुड़ी दिलचस्प बातें और कुछ प्रेरणादायक किस्से सुनाने जा रही हूँ। यह किस्से उन्हें उनके शुरुआती जीवन और विचारों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। इसका पहला भाग, गांधी जी का जन्म। संभवतः गांधी कुटुंब पहले तो पंसारी का धंधा करने वाला था, लेकिन मेरे दादा से लेकर पिछली 3 पीढ़ियों से वह दीवानगिरी करता रहा है। ऐसा मालूम होता है कि उत्तम चंद गांधी अथवा ओता गांधी टेक वाले थे। राजनीतिक खटपट के कारण उन्हें पोरबंदर छोड़ना पड़ा था और उन्होंने जूनागढ़ के राज्य में आश्रय लिया था। उन्होंने नवाब साहब को बाएं हाथ से सलाम किया। किसी ने प्रकट अविनय का कारण पूछा तो जवाब मिला, दाहिना हाथ तो पोरबंदर को अर्पित हो चुका है। ओता गांधी के 2 विवाह हुए थे। पहले विवाह से 4 लड़के थे और दूसरे से 2। इनमें पांचवें करमचंद गांधी अथवा कबा गांधी और आखिरी तुलसीदास गांधी थे। दोनों भाइयों ने बारी बारी से पोरबंदर के दीवान का काम किया। कबा गांधी मेरे पिताजी थे। पोरबंदर की दीवानगिरी छोड़ने के बाद वे राजस्थानिक कोर्ट के सदस्य थे। बाद में राजकोट में और कुछ समय के लिए बांकनेर के दीवान थे। मृत्यु के समय वे राजकोट दरबार के पेंशनर थे। कबा गांधी के भी 4 विवाह हुए थे। पहले 2 से 2 कन्याएं थीं। अंतिम पत्नी पुतलीबाई से 1 कन्या और 3 पुत्र थे। उनमें अंतिम मैं हूँ। पिताजी की शिक्षा केवल अनुभव की थी, आजकल जिसे हम गुजराती की 5वीं किताब का ज्ञान कहते हैं। उनकी शिक्षा उन्हें मिली होगी। उनका व्यवहारिक ज्ञान इतने ऊंचे दर्जे का था कि बारीक से बारीक सवालों को सुलझाने में अथवा 1000 आदमियों से काम लेने में भी उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती थी। माता व्यवहार कुशल थी। राज दरबार की सब बातें वे जानती थी। रनिवास में उनकी बुद्धि की अच्छी कदर होती थी। मैं बालक था। कभी कभी माताजी मुझे अपने साथ दरबारगढ़ ले जाती थी। माँ साहब के साथ होने वाली बातों में से मुझे कुछ अभी तक याद है। इन माता पिता के घर में संवत 1925 की भादोबदी 12 के दिन अर्थात 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, जो कि सुदामापुरी भी कहलाता था, 12 को मेरा जन्म हुआ। बचपन। मेरा बचपन पोरबंदर में ही बीता। पोरबंदर से पिताजी राजस्थानी कोर्ट के सदस्य बनकर राजकोट गए। उस समय मेरी उम्र लगभग 7 साल की होगी। मुझे राजकोट की ग्रामशाला में भर्ती किया गया। मैं मुश्किल से साधारण श्रेणी का विद्यार्थी रहा होऊंगा। ग्रामशाला से उपनगर की शाला में और वहां से हाई स्कूल में। यहाँ तक पहुँचने में मेरा 12वां वर्ष बीत गया। मैं बहुत ही शर्मीला लड़का था। पाठशाला में अपने काम से ही काम रखता था। घंटी बजने के समय पहुंचता और पाठशाला के बंद होते ही घर भागता। हाई स्कूल के पहले ही वर्ष की परीक्षा के समय की एक घटना उल्लेखनीय है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स विद्यालय का निरीक्षण करने आए थे। उन्होंने पहली कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी के 5 शब्द सिखाए। उनमें एक शब्द केटल था। मैंने उसे हिज्जे गलत लिखे थे। शिक्षक ने अपने बूट की नोक मारकर मुझे सावधान किया, लेकिन मैं क्यों सावधान होने लगा? मुझे यह ख्याल ही नहीं हो सका कि शिक्षक मुझे पास वाले लड़की की पट्टी देखकर हिज्जे सुधार लेने को कहते हैं। मैंने यह माना था कि शिक्षक तो यह देख रहे हैं कि हम एक दूसरे की पट्टी में देखकर चोरी न करें। सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले और अकेला मैं बेवकूफ ठहरा। शिक्षक ने मुझे मेरी बेवकूफ़ी बाद में समझाई, लेकिन मेरे मन पर उनके समझाने का कोई असर न हुआ। मैं दूसरे लड़कों की पट्टी में देखकर चोरी करना कभी सीख न सका। इसी समय के 2 और प्रसंग मुझे हमेशा याद रहे हैं। साधारणतः पाठशाला की पुस्तकों को छोड़कर कुछ पढ़ने का मुझे शौक नहीं था। सबक याद करना चाहिए, उलाहना सहा नहीं जाता, शिक्षक को धोखा देना ठीक नहीं, इसलिए मैं पाठ याद करता था, लेकिन मन अलसा जाता। इससे अक्सर सबक कच्चा रह जाता। ऐसी हालत में दूसरी कोई चीज पढ़ने की इच्छा क्यों कर होती। किंतु पिताजी की खरीदी हुई एक पुस्तक पर मेरी दृष्टि पड़ी। नाम था श्रवण पितृभक्ति नाटक। मेरी इच्छा उसे पढ़ने की हुई और मैं उसे बड़े चाव से पढ़ गया। उन्हीं दिनों शीशे में चित्र दिखाने वाला भी घर घर आते थे। उनके पास मैं श्रवण का दृश्य भी देखा, जिसमें वह अपने माता पिता को कांवर में बैठाकर यात्रा पर ले जाता है। दोनों चीजों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा।
मन में इच्छा होती थी कि मुझे भी श्रवण के समान बनना चाहिए। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप मुझे आज भी याद है। उस ललित छंद को मैंने बाजे पर बजाना भी सीख लिया था। मुझे बाजा सीखने का शौक था और पिताजी ने एक बाजा दिला भी दिया था। इन्हीं दिनों कोई नाटक कंपनी आई थी। उसका नाटक देखने की इजाज़त मुझे मिली थी। हरिश्चंद्र का आख्यान था। उस नाटक को देखते हुए मैं थकता ही न था। हाई स्कूल में मेरी गिनती मंदबुद्धि विद्यार्थियों में नहीं थी। शिक्षकों का प्रेम मैं हमेशा ही पा सका था। हर साल माता पिता के नाम स्कूल से विद्यार्थी की पढ़ाई और उसके आचरण के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते थे। उनमें मेरे आचरण का अभ्यास के खराब होने की टीका टिप्पणी कभी नहीं हुई। दूसरी कक्षा के बाद मुझे इनाम भी मिले और पांचवी तथा छठी कक्षा में क्रमशः प्रति मास 4 और 10 रुपयों की छात्रवृत्ति भी मिली थी। इसमें मेरी होशियारी की अपेक्षा भाग्य का अंश अधिक था। मुझे अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं था। पुरस्कार या छात्रवृत्ति मिलने पर मुझे आश्चर्य होता था, पर अपने आचरण के विषय में मैं बहुत सजग था। आचरण में दोष आने पर मुझे रुलाई आ ही जाती थी। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार भी खानी पड़ी थी। मार का दुख नहीं था, पर मैं दंड का पात्र माना गया, इसका मुझे बड़ा दुख रहा। मैं खूब रोया। यह प्रसंग पहली या दूसरी कक्षा का है। दूसरा एक प्रसंग 7वीं कक्षा का है। उस समय दोराबजी एदलजी गिमी हेडमास्टर थे। वे विद्यार्थी प्रेमी थे, क्योंकि वे नियमों का पालन करवाते, व्यवस्थित रीति से काम करते और लेते थे तथा अच्छी तरह पढ़ाते थे। उन्होंने उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कसरत, क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। इनके अनिवार्य बनने से मैं कभी कसरत व क्रिकेट या फुटबॉल में गया ही न था। न जाने मेरा शर्मीला स्वभाव ही एकमात्र कारण था। अब मैं देखता हूँ कि वह अरुचि मेरी भूल थी। उस समय मेरा यह ख्याल बना हुआ था कि शिक्षा के साथ कसरत का कोई संबंध नहीं है। अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल की छुट्टी होते ही मैं सीधा घर पहुंचता और उनकी सेवा में लग जाता। जब कसरत अनिवार्य हुई तो इस सेवा में बाधा पड़ी। मैंने विनती की कि पिताजी की सेवा के लिए मुझे कसरत से छुट्टी दे दी जाए, पर गिमी साहब छुट्टी क्यों देने लगे। एक शनिवार के दिन सुबह का स्कूल था। शाम को 4 बजे कसरत के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी नहीं थी। आसमान बादलों से घिरा था, इसलिए समय का कोई अंदाजा नहीं रहा। मैं बादलों से धोखा खा गया। जब कसरत के लिए पहुंचा तो सभी जा चुके थे। दूसरे दिन गिमी साहब ने हाजिरी देखी तो मैं गैर हाजिर पाया गया। मुझसे कारण पूछा गया। मैंने सही सही कारण बता दिया। उन्होंने उसे सच नहीं माना और मुझ पर 1 या 2 आने, ठीक रकम का स्मरण नहीं है, उसका जुर्माना मुझ पर लगाया गया। मैंने कसरत से तो मुक्ति प्राप्त कर ली। पिताजी ने हेडमास्टर को पत्र लिखा कि स्कूल के बाद वे समय मेरी उपस्थिति का उपयोग अपनी सेवा के लिए करना चाहते हैं। इस कारण मुझे मुक्ति मिल गई। व्यायाम के बदले मैंने टहलने का सिलसिला रखा, इसलिए शरीर को व्यायाम न देने की गलती के लिए तो शायद मुझे सजा नहीं भोगनी पड़ी, पर दूसरी एक गलती की सजा मैं आज तक भोग रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि पढ़ाई में सुंदर लेखन आवश्यक नहीं है। यह गलत ख्याल मुझे कैसे हो गया था, पर ठेठ विलायत जाने तक यह बना रहा। बाद में और खासकर दक्षिण अफ्रीका में, जब मैं वकीलों के साथ दक्षिण अफ्रीका के जन्मे और पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती के दानों जैसे अक्षर देखे, तो मैं शर्माया और पछताया। इस समय के विद्याभ्यास के दूसरे 2 स्मरण उल्लेखनीय हैं। ब्याह के कारण जो 1 साल नष्ट हुआ, उसे बचा लेने की बात दूसरी कक्षा के शिक्षक ने मेरे सामने रखी थी। उन दिनों परिश्रमी विद्यार्थी को इसके लिए अनुमति मिलती थी। इस कारण तीसरी कक्षा में मैं 6 महीने रहा और गर्मी की छुट्टियों से पहले होने वाली परीक्षा के बाद मुझे चौथी कक्षा में बिठाया गया। इस कक्षा से थोड़ी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से होने लगती थी। मेरी समझ में कुछ न आता था। भूमिति भी चौथी कक्षा से शुरू होती थी। भूमिति शिक्षक अच्छी तरह समझाकर पढ़ाते थे, पर मैं कुछ समझ नहीं सकता था। मैं अक्सर निराश हो जाता। कभी कभी यह भी सोचता कि 1 साल में 2 कक्षाएं करने का विचार छोड़कर मैं तीसरी कक्षा में लौट जाऊं। जब प्रयत्न करते करते मैं यूक्लिड के 13वें प्रमेय तक पहुंचा तो अचानक मुझे बोध हुआ कि भूमिति तो सरल से सरल विषय है, जिसमें केवल बुद्धि का सीधा और सरल प्रयोग ही करना है। उसमें कठिनाई क्या है। उसके बाद तो भूमिति मेरे लिए सदा ही एक सरल और सरस विषय बना रहा।
भूमिति की अपेक्षा संस्कृत ने मुझे अधिक परेशान किया। यह विषय भी चौथी कक्षा से शुरू हुआ था। छठी कक्षा में मैं हारा। संस्कृत शिक्षक बड़े खड़े मिजाज के थे। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग के बीच एक प्रकार की होड़ रहती थी। फारसी सिखाने वाला मौलवी नरम मिजाज के थे। विद्यार्थी आपस में बात करते कि फारसी तो बहुत आसान है और फारसी शिक्षक बहुत भले हैं। मैं भी आसान होने की बात सुनकर ललचाया और एक दिन फारसी के वर्ग में जा बैठा। संस्कृत शिक्षक को बहुत दुख हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, यह तो समझ कि तू किनका लड़का है। क्या तू अपने धर्म की भाषा नहीं सीखेगा? तुझे तो कठिनाई हो सो मुझे बता। मैं तो सब विद्यार्थियों को बढ़िया संस्कृत सिखाना चाहता हूँ। आगे चलकर उसमें रस के घूंट पीने को मिलेंगे। तुझे यूं हारना नहीं चाहिए। तू फिर से मेरे वर्ग में बैठ। मैं शर्माया। शिक्षक के प्रेम की अवगणना न कर सका। आज मेरी आत्मा कृष्ण शंकर मास्टर का उपकार मानती है। अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष के उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में मातृभाषा के अतिरिक्त राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी का स्थान होना चाहिए। भाषाओं की इन संख्या से किसी को डरना नहीं चाहिए। भाषा पद्धति पूर्वक सिखाई जाए और सब विषयों को अंग्रेजी के माध्यम से सीखने सोचने का बोझ हम पर न हो, तो भाषाएं सीखना न सिर्फ बोझ का रूप न होगा, बल्कि उसमें बहुत ही आनंद आएगा। असल में तो हिंदी, गुजराती, संस्कृत एक भाषा मानी जा सकती है। इसी तरह फारसी और अरबी एक मानी जाए। यद्यपि फारसी संस्कृत से मिलती जुलती है और अरबी का हिब्रू से मेल है, फिर भी दोनों का विकास इस्लाम के प्रकट होने के बाद हुआ है, इसलिए दोनों के बीच निकट का संबंध है। अगले वीडियो में हम गांधी जी के बाल विवाह के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तुरंत पा सकें। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ इस प्रेरणादायक यात्रा में।